हाँ जी बेटे, आज के लेक्चर में मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ आपसे, सिंपल हक्कल थ्योरी, साइक्लिक कंजुगेटेड सिस्टम्स की और उसकी एरोमेटिसिटी। बेटे जैसे कि आप सब जानते हैं कि 6 मेंबर्ड जो रिंग होती है बहुत स्टेबल होती है क्योंकि उसमें कोई भी स्ट्रेन फोर्स नहीं होती। पर इससे हम ये नहीं कह सकते कि 5 मेंबर्ड रिंग स्टेबल नहीं है। बेटे देखो, ज़्यादातर आपके दिमाग में होगा कि 5 मेंबर्ड रिंग स्टेबल नहीं है, पर अगर आप फुरान देखो और पायरोल देखो तो वो तो 5 मेंबर्ड है, पर वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। पर हाँ, जैसे साइक्लोपेंटाडाइन है वो स्टेबल नहीं है, उसी तरह से बेटे हम कहते हैं कि 7 मेंबर्ड भी स्टेबल नहीं होंगी। पर अगर आप ट्रोपोन देखो और ट्रोपोलोन देखो जो कि स्टेबल है और 7 मेंबर्ड है, इसका मीनिंग इसके पीछे कोई बहुत बड़ा गहरा रहस्य या राज छुपा हुआ है। आइए बेटे कुछ चीज़ें हम एरोमेटिसिटी के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि शायद आप नहीं जानते होंगे। तो सबसे पहले आप लोग ये जानते तो हैं कि प्लेनर होना चाहिए मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, और सबसे बड़ी बात उसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी अच्छी खासी होनी चाहिए। और बेटे एक चीज़ मैं आपको और बता दूं जो सिंपल सी है, अगर कोई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर रहा है तो उसके अपने एरोमेटिक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगर कोई बहुत ज़्यादा लार्ज केमिकल शिफ्ट दे रहा है एनएमआर में और बहुत ज़्यादा डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है तो भी बेटे उसके एरोमेटिक होने के चांसेस हैं। आइए बेटे इस स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं हक्कल ने क्या काम किया था। हक्कल ने बहुत अच्छा काम किया था 1934 में। उसने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ फिज़िक्स लंदन में एक फ़िज़िकल सोसाइटी इस लंदन में बेटे एक पेपर पब्लिश किया था, और वो पेपर आपके सिलेबस में है और यूजीसी का बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है इस पे, जो कि एरोमेटिसिटी को एक्सप्लेन करता है साइक्लिक पॉलीन्स के बारे में। तो बेटे सबसे पहले तो हम अब बात करने वाले हैं साइक्लिक की, प्लेनर साइक्लिक की, ए साइक्लिक की नहीं। आप ये कह सकते हैं कि लीनियर स्ट्रक्चर नहीं है, साइक्लिक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक आर है बीच वाला और एक r+1 है, तो और एक r-1 है। जाहिर सी बात है बेटे क्वेश्चन नंबर 1 आप बड़ी आराम से समझ गए होंगे कि अगर हम किसी सर्कल में खड़े होते हैं तो अगर सर्कल के आगे जाते हैं तो एक कार्बन बढ़ जाता है, सर्कल के पीछे जाती हैं तो एक कार्बन कम हो जाता है। और हमने बीच में एक्स रखा है, हमने देखा कि पहले दूसरे और तीसरे के बीच में ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है दूसरे पे होगी। पर हम ये भी मानते हैं कि हमारा ये जो कोफिशिएंट है, या आप ये कह लीजिए ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो आगे तक चलेगी। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 2 को उसने ऐसे लिख लिया। अब बेटे ये सर्कल है तो यूलर्स थ्योरम लगेगी, क्योंकि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा जिसको ई आई थीटा बोलते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 जो है एक तरह से यूलर क्वेश्चन का फॉर्म है। अब हमारे पास ये नहीं पता सर्कल कितना बड़ा है, रिंग कितना बड़ा है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 ले लिया, r+n कर दिया। और उसके बाद फिर यूलर्स थ्योरम लगा दी 5th पे, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा इज इक्वल टू 1। उसके बाद बेटे n थीटा की वैल्यूज़ ले ली, हमने देखा कि हमने 0 ली, +-2π ली, +-4π ली, +-6π ली, तो देखा। पर हमें तो पता है कि cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है। और थीटा को हम कैसे डिफाइन करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग टू ए सर्कल 2j π/n। जे की वैल्यू इंटीजर है जो कि 0 1 2 3 अप टू 4 जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 और 6 को ध्यान से देखिए। अब अगर हम ये सारी वैल्यूज उठा के हम क्वेश्चन नंबर 1 में डालते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारी बन जाती है, जो कि आपको ईजिली कैरी हो जाएगी। उसके बाद बेटे अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 में से, सिंपल सी बात है, हम ये कंसिडरेशन फैक्टर ये लगा देते हैं कि हमें तो पता है ई आई आर थीटा जो है वो cos थीटा प्लस आई साइन एन थीटा या cos थीटा प्लस आई साइन थीटा जो कि यूलर्स के हिसाब से 1 है। तो हमारे पास बचता है क्वेश्चन नंबर 9 जो कि है e-आईटा थीटा प्लस एक्स प्लस e-आईटा थीटा। ध्यान से 9th क्वेश्चन को देखिए। अब सिंपल सी बात है बेटे, इसमें अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को, जो थीटा फॉर्म को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा, और ये आपकी इक्वेशन x की इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट शुरू आईटा एक्सपोनेंशियल आईटा थीटा प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस आईटा थीटा ब्रैकेट बंद। तो आईटा थीटा आप अगर जानते हैं बेटे, वो यूलर्स थ्योरम लगा के देखिए तो आई साइन थीटा और माइनस आई साइन थीटा कट जाएंगे आपस में, तो 2 cos थीटा आ जाएगा। थीटा की वैल्यू आपने क्वेश्चन नंबर 7 से ली थी जो कि 2j π/n है, तो आपने डाली तो क्वेश्चन नंबर 10 आ गई। और x की वैल्यू क्या होती है, अगर आपने पीछे अपना बेटे
क्वेश्चंस में देखा था, जिसमें हमारे अल्फ़ा बीटा की फॉर्मेशन में था, जिसमें हमने ये कहा था कि अल्फ़ा क्या है, एक तरह से कूलम्बिक इंटरेक्शंस है, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेस में एक्स अल्फ़ा माइनस ई अपॉन बीटा, जो कि आपने बहुत बार मेरी पिछले लेक्चर्स में देखा है। तो ई क्या होती है, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा कॉस 2j पाई अपॉन एन। तो क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। तो 11 एक सिंपल सा आप ये कह लीजिए एक तरह से वैसे ही है जैसे हमने पोस्टुलेट्स पढ़े थे, कि जो मैंने आपको पहले भी बताया कि पोस्टुलेट कहता है कि किसी भी टोटल वेव फंक्शन क्या होता है, किसी का कोफिशिएंट और उसी का वेव फंक्शन, हम समेशन कर दिया। और क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, और उसके बाद उन्होंने कोफिशिएंट्स की वैल्यू लिख दिया ई आई आर थीटा, और आपको पता ही है जो थीटा है वो 2j पाई अपॉन एन के कॉरस्पॉन्ड है। तो क्वेश्चन नंबर आपकी 12 बन गई, जो कि वेव फंक्शन के कॉरस्पॉन्ड है। तो आई थिंक आपको यहाँ पे समझ आ गया। ये तो वैसा ही ऑलमोस्ट लग रहा है जैसे हम पार्टिकल इन 3 डिमेंशनल बॉक्स में किया था, क्योंकि उसमें भी √n आया था। तो बेटे सिंपल सी बात है, क्वेश्चन नंबर 12 आपको वेव फंक्शन दे रही है किसी भी साइक्लिक सिस्टम में। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में साइक्लिक सिस्टम के साथ खेलेंगे, देखेंगे 3 से 4 से और 5 से हमारा एनर्जी लेवल्स क्या क्या आते हैं। बेटे पीछे आपने क्वेश्चन नंबर 12 पे वेव फंक्शन लिखी थी, उससे कॉरस्पॉन्ड आप अब सिंपल सी बात है कि अगर आप ये देखोगे कि आपका इंटीजर है, अगर आपका इंटीजर ऑड है तो उसकी कुछ पॉसिबल जे वैल्यूज़ बनेंगी, अगर इवन है तो कुछ पॉसिबल जे वैल्यूज़ बनेंगी। ज़्यादातर हम ये कंसिड्रेशन कर देते हैं कि ज़्यादातर कि हमारे ऑड मेंबर रिंग एक्सेप्ट द लोएस्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ऑल अदर ऑर्बिटल्स अकर इन पेयर। पेयर का मतलब क्या होता है बेटे, डीजनरेट में। जबकि हम ये कह देते हैं कि कुछ एक पेयर्स में आते हैं, कुछ एक आपके डीजनरेट आते हैं, एक ही बात है। तो क्वेश्चन नंबर आप 12 के बेस पे अगर आप ये एनर्जीज वैल्यूज़ देख रहे हैं, जो पहला सेट मैं दिखा रहा हूँ, सेट नंबर 1, वो आपका आपका 3 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर है, और जो दूसरा सेट दिखा रहा हूँ बेटे वो 4 मेंबर्ड है, और जो तीसरा सेट दिखा रहा हूँ वो आपका 5 मेंबर्ड है। तो इसमें बेटे सबसे पहले आपको कैसे पता लगेगा, अगर आप सेट 1 देखते हो तो 2π/3 है, अगर सेट 2 देखते हो 2π/4 है, तो अगर सेट 3 देखते हो तो 5 है नीचे। तो यहाँ से ये पता लग जाता है, क्योंकि आपने क्वेश्चन नंबर 12 पे देखा था कि n की वैल्यू से ये डिवाइड हो रहा था। ध्यान से सामने देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को, तो आप नीचे इसका n नंबर देख के भी पता कर सकते हैं कि ये कौन सा रिंग स्ट्रक्चर है, 3 है, 4 है कि 5 है। तो अब नेचुरली आपको मैंने एक चीज़ और बता दी थी कि वेव फंक्शन सबके आते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू सबकी आती है। तो ये थी बेटी आपकी हकल की साइक्लिक पॉलीइन, जो कि इक्वेशंस साइक्लिक पॉलीइन सिस्टम। थैंक्स।